5 अगस्त 2024 जब शेख हसीना अपनी नींद से उठती है तो उस वक्त तक वो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, दोपहर होती है, दोपहर के बाद प्रोटेस्टर्स का प्रोटेस्ट इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि उन्हें अपने पीएम पद से इस्तीफा देकर देश छोड़ने पर मजबूर होना पड़ता है। 5 अगस्त 2024 की तारीख इतिहास में कुछ इस तरह से दर्ज हो गई है कि कैसे एक यूनिवर्सिटी से शुरू हुए आंदोलन ने वहां पर 15 साल से सत्ता पर बैठी सरकार को गिरा ही नहीं दिया बल्कि देश छोड़ने पर मजबूर कर दिया। जनवरी 2024 में शेख हसीना पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई थी और 2029 तक सत्ता में रहने वाली थी। लेकिन उनके 15 साल के कार्यकाल को 15 मिनट भी नहीं लगे और वहां के प्रोटेस्टर ने उनके 15 साल के कार्यकाल को ध्वस्त कर दिया। 2 महीने से चल रहे इस आंदोलन को खड़ा करने और अंजाम तक पहुंचाने में मेनली 3 स्टूडेंट का नाम सामने आया, जिसमें नाहिद इस्लाम, आसिफ महमूद और अबू बकर मजूमदार का नाम सामने आया। और इनका ये कहना था कि हसीना सरकार ने इनको बहुत टॉर्चर किया, लेकिन इसके बावजूद इन्होंने हार नहीं मानी और इस प्रोटेस्ट को अंजाम तक पहुंचाया। लेकिन वहां पर रहने वाले कुछ लोगों का ये भी मानना है कि ये कोई स्टूडेंट नहीं बल्कि जिहादिस्ट हैं, क्योंकि इनको अलग अलग वीडियो में बहुत सारे ऐसे काम करते देखे गए हैं, जैसे तोड़फोड़ करते देखा गया है और प्रोटेस्ट की आग में घी डालने का काम करते देखा गया है। अब ऐसा लोग क्यों कह रहे हैं वो हम आगे के वीडियो में आगे जानेंगे। लेकिन इसी के साथ साथ हमारे इंडिया में कुछ बरसाती मेढकों की तरह कुछ पॉलिटिकल नमूने ऐसे बयान दे रहे हैं जिन्हें सुनकर तो यही मन करता है कि इन्हें नर्क या जहन्नुम में जाने से पहले यहीं पर इनकी एक, अब ज्यादा नहीं कहूंगा नहीं तो विवाद हो जाएगा। लेकिन दोस्तों एक बात क्लियर हो चुकी है कि बांग्लादेश में अब तख्ता पलट हो चुका है और अब वहां की अंतिम सरकार जो है वो नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस के हाथ में चली गई है। लेकिन दोस्तों सवाल ये उठता है कि क्या वहां पर तख्ता पलट सिर्फ रिजर्वेशन के मुद्दे को लेकर हुआ था या फिर कोई और भी वजह थी? यकीनन रिजर्वेशन ही एक मुद्दा नहीं था, वहां पर कोई न कोई ऐसी और विदेशी साजिश थी जो इस प्रोटेस्ट को अंजाम दिया और वहां पर तख्ता पलट हुआ। तो चलिए इस दोनों पहलू को समझते हैं, जिसमें पहला पहलू है रिजर्वेशन और दूसरा पहलू है पीएम शेख हसीना का 2024 में फिर से एक बार पीएम बनना और वहां पर उनके साथ विदेशी साजिश का होना। प्रोटेस्ट का जो पहला बैकग्राउंड पहलू है वो है रिजर्वेशन को लेकर, और इस रिजर्वेशन के मुद्दे को समझने के लिए हमको बांग्लादेश के इतिहास में चलना पड़ेगा। और बांग्लादेश का इतिहास शुरू होता है भारत और पाकिस्तान के विभाजन के समय से। जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन होता है तब 2 पाकिस्तान बनते हैं, एक वेस्ट पाकिस्तान जो आज का पाकिस्तान है और एक ईस्ट पाकिस्तान जो आज का बांग्लादेश है। 16 दिसंबर 1971 से पहले ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था और वेस्ट पाकिस्तान की जो रूलिंग पार्टी थी वो भी ईस्ट पाकिस्तान पे ही रूल करती थी। लेकिन 1950 में ईस्ट पाकिस्तान में एक भाषाई आंदोलन हो जाता है और वो आंदोलन इस वजह से होता है क्योंकि वेस्ट पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान पे उर्दू भाषा थोपने की कोशिश करता है और ये कहता है कि ईस्ट पाकिस्तान में रहने वाले सभी लोगों को उर्दू बोलना होगा, जबकि ईस्ट पाकिस्तान में रहने वाले लोग बांग्ला बोलते थे और वो इस बात को मानने से इनकार कर देते हैं और प्रोटेस्ट शुरू कर देते हैं। और इस प्रोटेस्ट को लीड करते हैं मुजीबुर रहमान। और इसके बाद 1950 के दशक के बाद से भी इन दोनों पाकिस्तान के बीच में अलग अलग बातों पर कई कॉन्फ्लिक्ट होते रहते हैं। ईस्ट पाकिस्तान में कुछ ऐसे नेचुरल डिजास्टर होते हैं जिसमें वेस्ट पाकिस्तान की जो रूलिंग पार्टी है वो ईस्ट पाकिस्तान की कोई मदद नहीं करती है, जिसकी वजह से इन दोनों में काफी कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। उसके बाद 1970 आता है। 1970-71 में दोनों देशों में 300 सीटों पर आम चुनाव होता है, जिसमें 138 सीट पर वेस्ट पाकिस्तान में चुनाव होता है और 162 सीट पर ईस्ट पाकिस्तान में चुनाव होता है। वेस्ट पाकिस्तान में 138 सीट में से बहुत सारी पार्टियां होती हैं जिनको वोट मिलते हैं, लेकिन कोई पार्टी बहुमत नहीं ला पाती है, जबकि ईस्ट पाकिस्तान में अवामी लीग पार्टी जो है वो 162 में से 160 सीट लाती है और यहाँ पर मुजीबुर रहमान पूर्ण बहुमत पाते हैं। और इसके बाद मुजीबुर रहमान यहाँ पर सरकार बनाने की दावा करते हैं, लेकिन इस वेस्ट पाकिस्तान उनके सरकार बनाने की इस दावा को नहीं मानता है और इसके बाद यहाँ पर काफी हिंसा होने लगती है। और वह हिंसा इस वजह से होती है क्योंकि वेस्ट पाकिस्तान के जो आर्मी एंड चीफ कमांडर याह्या खान होते हैं वो
ईस्ट पाकिस्तान में आर्मी भेज देते हैं और यहाँ पर ऑपरेशन सर्च लाइट स्टार्ट कर दिया जाता है और मार्शल लॉ लागू कर दिया जाता है, जिसके बाद यहाँ पर खोज खोज के लोगों को मारा जाता है और काफ़ी क्रूरता से लोगों को मारा जाता है, काफ़ी ज़्यादा नरसंहार होता है। और इसी बीच मुजीबुर रहमान को भी अरेस्ट करके जेल में डाल दिया जाता है। और जब मुजीबुर रहमान जेल में रहते हैं तो इनकी जो गोरिल्ला गैंग होती है मुक्ति वाहिनी सेना, वो पाकिस्तानी सेना से, और इसी बीच भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी अपने मिलिट्री सपोर्ट वहां देती हैं और इस तरह से वहां पर पाकिस्तानी सेना को 16 दिसंबर 1971 को सरेंडर कर देना होता है और इस तरह से ईस्ट पाकिस्तान एक फ्री देश हो जाता है। और उसके बाद कुछ समय बाद इस देश का नाम बांग्लादेश पड़ जाता है। अब मुजीबुर रहमान ने, जो शेख हसीना के पिता थे, उन्होंने मुक्ति वाहिनी में जो भी सैनिक थे उनको कहा कि इनके जो आने वाली पीढ़ियां होंगी उनके लिए 30% कोटा रिजर्व हो जाएगा और इस तरह से 30% कोटा फ्रीडम फाइटर्स के आने वाली पीढ़ियों का रिजर्व हो गया। और इसके बाद आगे चल के इसमें 10% जो कोटा है वो महिलाओं के लिए हो गया, 5% कोटा माइनॉरिटीज के लिए हो गया, 1% कोटा डिसेबल्ड लोगों के लिए हो गया और 10% कोटा बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट के लिए हो गया। और इस तरह से 56% कोटा जो है रिजर्व हो गया और जिसमें 44% जो कोटा था वो ऐसे लोगों के लिए था जो मेरिट बेस पर नौकरी पा सकते थे। लेकिन जैसे जैसे एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी को इस तरह से कोटा मिलता जाता है तो यहाँ पर बांग्लादेश में जो स्टूडेंट होते हैं वो प्रोटेस्ट करने लगते हैं और वो उनकी ये मांग रहती है कि इस रिजर्वेशन सिस्टम को खत्म कर दिया जाए या फिर कम कर दिया जाए। और जिसको ध्यान में रखते हुए 2018 में वहाँ की पीएम शेख हसीना इस रिजर्वेशन सिस्टम को पूरी तरह से खत्म कर देती है और प्रोटेस्ट रुक जाता है और उसके बाद बांग्लादेश में शांति का माहौल होता है। लेकिन फिर जनवरी 2024 में जब शेख हसीना वहाँ की फिर से प्रधानमंत्री बनती हैं तो जून में 6 महीने बाद जून में वहाँ की जो हाईकोर्ट है रिजर्वेशन सिस्टम को हटाने को इलीगल बताते हुए फिर से इस रिजर्वेशन सिस्टम को बहाल कर दिया, जिसके बाद फिर से वहाँ के जो स्टूडेंट है उन्होंने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया और ये कहे या तो शेख हसीना अपने पद से इस्तीफा दे दें या फिर पूरी तरह से इस सिस्टम को, ये रिजर्वेशन सिस्टम इसको खत्म कर दें। पीएम शेख हसीना भी हाई कोर्ट के इस फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में जाती हैं और सुप्रीम कोर्ट फैसला देता है कि केवल 5% जो कोटा है वो फ्रीडम फाइटर्स के पीढ़ियों के लिए होगा और 2% कोटा डिसेबल्ड और माइनॉरिटीज के लिए होगा और इस तरह से 7% कोटा सिर्फ रिजर्व रहेगा, जबकि 93% ऐसा कोटा जिसमें लोग अपने मेरिट बेस पर नौकरियां ले। अब देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो लोगों की मांग थी कि रिजर्वेशन सिस्टम को खत्म कर दिया जाए वो खत्म ही हो चुका था, क्योंकि 93% कोटा अब ऐसे लोगों के लिए था जो मेरिट बेस में नौकरी पा सकते थे। लेकिन इसके बाद भी वहाँ प्रोटेस्ट नहीं, तो इसकी मेन वजह क्या थी? अब यहीं पे शुरू होती है एक विदेशी और इस प्रोटेस्ट का दूसरा बैकग्राउंड है। तो दूसरा जो पहलू है वो है विदेशी साजिश। हमने देखा है कि 2021 में श्रीलंका में मिलिट्री शासन आ जाता है, 2022 में रूस और यूक्रेन में वॉर छिड़ जाती है, 2023 में पैलेस्टीन और इजराइल में वॉर छिड़ जाती है जिसमें ईरान को फंसा दिया जाता है और इसके साथ साथ 2023 में ही मणिपुर में भी दंगे होते हैं। अब ऐसा हर जगह एक ही साथ हो रहा है तो कहीं ना कहीं इसमें किसी न किसी देश की साजिश हो सकती है या फिर ग्लोबली किसी न किसी देश की ऐसा करवा रहा है। शेख हसीना ने कहा था कि यूएस जो है वो बांग्लादेश में एक मिलिट्री बेस बनाना चाहता है और इसके लिए वो वहाँ जमीन चाहता है, लेकिन शेख हसीना ने उसे साफ मना कर दिया था और उसके बाद भी उसने कहा कि वो अपना एक आइलैंड दे दे जिसपे वो अपना मिलिट्री बेस बना सके, लेकिन शेख हसीना ने इसके लिए भी मना कर दिया था। और उसके बाद जैसे ही जनवरी 2024 में पीएम शेख हसीना पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाती हैं, यूएस का बयान आता है कि बांग्लादेश में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं हुए हैं, इस वजह से वहाँ की गवर्नमेंट सही नहीं है। लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर शेख हसीना की सरकार बनती है। जब अभी डोनाल्ड ट्रंप पे जब हमला हुआ था तो शेख हसीना ने कहा कि वो इस चीज को लेकर काफी कंसर्न है और इस चीज की निंदा करती हैं। इस कमेंट के साथ शेख हसीना से अमेरिका जो है बिल्कुल चिढ़ जाता है। एक और पहलू आता है दोस्तों, वो पहलू है जालिंगम।
पहले आप इस मैप को देखिए। आप इस मैप में देखेंगे कि यहाँ पर कुछ हिस्सा भारत का है, कुछ हिस्सा बांग्लादेश का है और कुछ हिस्सा म्यांमार। दोस्तों, भारत में मणिपुर में जो कुकी समुदाय है, वहाँ के कुकी ऑर्गेनाइजेशन का जो लीडर है वो है हाउकिप। वो यहाँ के कुकी लोगों को ये समझाता है कि आप लोग भारत के लोग नहीं हैं, बल्कि आप लोग इजराइल के ज्यूस हैं और बांग्लादेश के जो मुसलमान हैं वो आपके भाई हैं। इस वजह से आप भारत के नहीं हो तो आप बांग्लादेश के जो मुसलमान हैं उनको अपना भाई मानो, या फिर आप भारत, बांग्लादेश और म्यांमार से कहो कि आपको एक अलग देश बना के दे। अब ये जो अलग देश है जालिंगम, ये कहीं न कहीं उसी विदेशी साजिश का हिस्सा है, ताकि वहाँ पर एक विदेशी आकर पूरी तरह से जमावड़ा लगा सके। अब कहीं न कहीं देखा जाए तो इसमें एक विदेशी साजिश तो है, क्योंकि ये भी देखा गया है कि जो बांग्लादेश में जो प्रोटेस्ट हुए थे उसमें सिर्फ बांग्लादेशी ही नहीं थे, बांग्लादेशी स्टूडेंट ही नहीं थे, बल्कि आईएसआई और तालिबानी लोग भी थे, क्योंकि उसमें तालिबान का झंडा साफ साफ देखा गया है। इसका मतलब ये है कि वहाँ पर प्रोटेस्ट हुआ नहीं है, बल्कि करवाया गया। वहाँ पर तख्ता पलट हुआ नहीं, बल्कि तख्ता पलट करवाया गया। वहाँ पर प्रोटेस्ट को इतनी बुरी तरह से अंजाम दिया गया है कि वहाँ पर आप देख लीजिए कि जो मुजीबुर रहमान थे, जिन्होंने उस देश को आज़ाद कराया, उस देश को आज़ादी दिलाई, जो हमारे भारत देश के महात्मा गांधी के समान है, उनकी मूर्ति को तोड़कर बुरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया। सारे उनके जो मकान है उनको ध्वस्त कर दिया गया और काफ़ी बुरी तरह से उनके साथ ट्रीट किया गया। उनकी जो मूर्तियां हैं, उनकी स्टैचू जो है, उनके साथ बुरी तरह से ट्रीट किया गया है। किसी देश में एक जो स्टूडेंट है ऐसा कैसे कर सकता है? इसके साथ साथ आप ये देखिए कि जैसे ही पीएम शेख हसीना अपने आवास से निकलते हैं, वहाँ पर जो स्टूडेंट कहे जाने वाले हैं, जिन्हें लोग स्टूडेंट कह रहे हैं, जो जिन्हें क्रांतिकारी कह रहे हैं, वो लोग पीएम आवास में जाते हैं, वहाँ से बत्तख और मुर्गियाँ और जो अलग अलग जानवर उनको चुराते हैं और काफ़ी खुश रहते हैं। और इसके साथ साथ आप ये भी देखिए कि वहाँ के जो स्टूडेंट हैं वो ऐसी हरकत दिखाते हैं जिसमें शेख हसीना के जो अंडरगारमेंट्स उनको लेके पूरी तरह से दिखाते हैं और काफ़ी खुश हैं, और ये दिखाते हैं कि वो अपार यानी उनके बहन के अंडरगारमेंट्स हैं। क्या कोई स्टूडेंट ऐसा कर सकता है? क्या किसी देश में जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट ऐसे होते हैं कि वहाँ पर इस तरह से कोई प्रोटेस्ट को अंजाम देता है? बिल्कुल नहीं होता है। और यहाँ पर साफ साफ ये पता चलता है कि ये कोई स्टूडेंट नहीं, बल्कि साफ साफ और इसका सबसे बुरा प्रभाव वहाँ पर बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं पर पड़ा है, जिसमें वहाँ पर आज के टाइम में दर्जनों से ज़्यादा मंदिरों को तोड़ दिया गया है, घरों को जला दिया गया, 100 से ज़्यादा घरों को जला दिया गया है और बहुत सारे लोगों को बुरी तरह से ट्रीट किया जा रहा है। वहाँ पर जो औरतें हैं, जो फीमेल्स हैं, जो हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं, उनके साथ लोग वहाँ घर के दरवाजों को बंद करके अपने घर में पढ़े। और वहाँ से अलग अलग वीडियो आ रहे हैं, बहुत सारे वीडियो आई हैं जिसमें लोग रोते बिलखते दिख रहे हैं और उन हिंदुओं पर, जो अल्पसंख्यक हिंदू हैं, उन पर बुरी तरह से अत्याचार किया जा रहा है और वहाँ पे मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। और कुछ लोग ये भी दिखा रहे हैं कि वो वहाँ जो मंदिर है उनकी रक्षा कर रहे हैं। ये कैसी रक्षा है? यहाँ पे बिल्कुल जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट है बिल्कुल नहीं है। और ऐसा नहीं है कि ये जो विदेशी साजिश है वो हमारे देश में करने की कोशिश नहीं की गई है। हमने देखा है कि हमारे जो आम इलेक्शन, जो आम चुनाव हुए थे, उसमें लद्दाख का जो प्रोटेस्ट हुआ था वो भी इसी का हिस्सा था। और कहीं ना कहीं जो किसान आंदोलन भी हुआ था, और जो भी आंदोलन हो रहे हैं आज के टाइम में जाति को लेकर, कभी किसान को लेकर, हर जगह से कहीं ना कहीं ये विदेशी साजिश ही है। लोगों का एक ही मकसद है कि यहाँ पर जो रूलिंग पार्टी है उसको किसी तरह से, क्योंकि लोग यहाँ पर जो मोदी गवर्नमेंट है उसकी 15 साल की जो सत्ता है उसको देखकर बिल्कुल बौखला गए हैं। और आप एक चीज और देख लीजिए कि ये जो डिक्टेटर वर्ल्ड है वो हर पूरे वर्ल्ड में एकदम बिल्कुल घूम रहा है। कोई ना कोई ऐसा सिस्टम है जो ऐसा कर रहा है। जैसे आप देख लीजिए, अभी इलेक्शन से पहले मोदी के लिए डिक्टेटरशिप वर्ड यूज होता था, उसके बाद अभी डोनाल्ड ट्रंप पे जब हमला हुआ था उनके लिए भी डिक्टेटर वर्ड का यूज हुआ, और उसके बाद अभी शेख हसीना के लिए यूज हुआ। और आप देख लीजिए इन जो नमूने यूट्यूबर हैं जो डिक्टेटर करते रहते हैं, लोगों को इस तरह से ब्रेन वॉश कर रहे हैं कि कमेंट सेक्शन में जाकर देखेंगे तो जो स्टूडेंट है, जो लोग हैं, बहुत बुरी तरह से इनको बोल रहे हैं। लेकिन ये इस तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं क्योंकि जो किसी भी देश की जो अभी रूलिंग पार्टी है
कोई ग्लोबल सिस्टम जो इनको अच्छे से सपोर्ट कर रहा है, जो इनको बता रहा है कि आपको किसको डिक्टेटर बताना है, वो उसी को डिक्टेटर बता रहे हैं। और ये ऐसे नमूने पूरे विश्व को बर्बाद करने पे एकदम तुल गए हैं। और ये ऐसे वीडियो बना रहे हैं जिसमें ये दिखा दे रहे हैं कि नहीं, वहाँ पे जो रूलिंग पार्टी वो बिल्कुल बुरी तरह से लोगों पर अत्याचार कर रही है, डेमोक्रेसी को खत्म कर रही है। और इनका बस दो ही मुद्दा है, एक डिक्टेटर और एक डेमोक्रेसी। आज पूरे वर्ल्ड में इनके जैसे जो यूट्यूबर है, इनके जैसे नमूने हैं, बस दो ही मुद्दे को एकदम ऊपर चढ़ा है, जिसमें डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप वर्ड यूज करके लोगों का बिल्कुल तरह से ब्रेन वॉश कर रहे हैं। और इसके साथ भारत के जो पॉलिटिशियन नमूने हैं, उनकी तो जो मानसिकता है उसको मत कहिए। वो लोग ये कह रहे हैं कि जो बांग्लादेश में हुआ है वो भारत में भी हो सकता है। इसमें सलमान खुर्शीद आए हैं, फारूक अब्दुल्ला आए, और इन लोगों ने ये कहा कि जो वहाँ पे हुआ है वो यहाँ पे भी हो सकता है। कितनी बुरी मानसिकता है। बांग्लादेश में भारत का नंबर है। और इतना ही नहीं, वहाँ पे हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार के बारे में कोई नहीं बोला है। कोई नहीं बोल रहा है कि वहाँ पर जो हिंदू थे उनको किस तरह से बचाया है। कि अभी गाजा और पैलेस्टीन में जब हमले हो रहे थे तो वहाँ पर इनके आंसू गिर रहे थे, लेकिन बांग्लादेश के जो हिंदू हैं, जो बांग्लादेशियों अल्पसंख्यक हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं, उन पर तो इनके मगरमच्छ के भी आंसू नहीं निकल रहे हैं। कितनी गरीब मानसिकता है। और जो लोग ये कह रहे हैं कि भारत में भी ऐसा हो सकता है जो वहाँ हुआ है, मैं उनसे सवाल करता हूँ, पूरा भारत उन लोगों से सवाल करता है कि आप ये बताइए कि वहाँ पर जो प्रोटेस्ट हुआ था वो रिजर्वेशन को लेकर हुआ था, रिजर्वेशन को खत्म करने के लिए हुआ था। क्या आप भारत में ऐसा प्रोटेस्ट कर सकते हैं? भारत सरकार से ऐसी अपील कर सकते हैं कि आप भारत से रिजर्वेशन खत्म कर दीजिए? नहीं कर सकते हैं। आपको दिक्कत यहाँ के रिजर्वेशन सिस्टम को भी बहाल करे रखना है, लेकिन यहाँ की जो रूलिंग पार्टी है, जो मोदी गवर्नमेंट है, उसको ध्वस्त करना है, उसको सत्ता से हटाना है, क्योंकि आप उसको अब आम चुनाव में हरा नहीं पा रहे हैं। इस वजह से आप अलग अलग मोर्चों पर अलग अलग तरीके से अपने पैतरे आजमा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अब देश को, लोगों को ये समझने की जरूरत है कि भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ फिलहाल स्टेबिलिटी बनी है। नहीं तो हमारे चारों तरफ जितने भी देश हैं, वहाँ पर कहीं पे मिलिट्री शासन है, कहीं पे युद्ध हो रहा है, तो कहीं पे कुछ न कुछ हो रहा है, जिसकी वजह से भारत में कहीं ना कहीं बुरी स्थिति हो सकती है अगर ऐसे यूट्यूबर नमूने और ऐसे पॉलिटिशियन नमूने ऐसे बयान देंगे तो। लेकिन जरूरी ये है कि भारत के लोग इस चीज को समझें कि वो ये लोग क्या कह रहे हैं, ये पॉलिटिशियन की मानसिकता क्या है, क्योंकि भारत अभी फिलहाल अच्छी स्थिति में है और ऐसा होना फिलहाल संभव नहीं है। इस वजह से ऐसे लोगों की मानसिकताओं का विरोध करें, और जो यूट्यूबर नमूने और जो पॉलिटिशियन नमूने ऐसे बयान देते हैं उनका भी घोर विरोध करना चाहिए यहाँ के लोगों के लिए, क्योंकि भारत की जो डेमोक्रेसी है वो पूरे वर्ल्ड में अभी सबसे बेस्ट तरह से स्टेबल है।